अच्छा देखो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर 3 का नेम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसमें देखो मेन टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। वैसे तो ज़्यादातर इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं इस यूनिट में से। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक्स कवर करेंगे जितने इसमें डेरिवेशंस हैं और जो भी है इसके अंदर थियोरेटिकल जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है बेसिक, वो पढ़ लो। सबसे पहले इसमें यही आएगा, करंट क्या होता है। इसे थियोरेटिकली तो कुछ नहीं आएगा, न्यूमेरिकली आएगा। ठीक है, तो देख लो क्या होएगा। करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने पहले, डी क्यू बाई डी टी। क्या मतलब है इसका? डी क्यू बाई डी टी का, डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज है ना, और डी टी मतलब टाइम, स्मॉल टाइम। मतलब कि कोई भी मीडियम है, उसमें थोड़े टाइम में जितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे कि वो करंट बना रहा है। मतलब चार्ज अगर मूव करता है तो वो क्या बन जाता है? करंट। ठीक है, तो करंट में मेन क्या ज़रूरी है? चार्ज क्या होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए, मूव करना चाहिए। ठीक है, तो करंट आएगा। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर, है ना। और एम्पियर किसके इक्विवेलेंट है? देखो, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इसी के इक्विवेलेंट है ये एम्पियर। ठीक है, ये करंट हो गया। तो ये डी क्यू बाई डी टी वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। अगर आई की ऐसे मान लो कोई इक्वेशन आ गई, टी स्केयर माइनस 4t, ऐसे टाइम वेरी कर रहा है टाइम के साथ, करंट की वैल्यू वेरी कर रही है ऐसे टाइम के साथ, तो इस केस में इसको करंट की बजाय इसको कर लो चार्ज। ठीक है, क्यू की वैल्यू, ये क्यू की इक्वेशन है। तो करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें से फॉर्मूला लगाओगे डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे क्यू की इक्वेशन रख के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। मतलब अगर क्यू कैसा है? वेरिएबल, और वो किसके साथ चेंज हो रहा हो? टाइम के साथ, तो हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, और अगर तुमसे पूछा होता क्वेश्चन इस तरह से कि क्यू फाइंड आउट करना है तुम्हें, यही सेम इक्वेशन है टी स्केयर माइनस 4t। इसमें जो तुम्हें बोला था उसमें बोला था एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड निकाल लो। मतलब चौथा सेकेंड जब चलेगा तो करंट कितना आएगा वो फाइंड आउट कर दो। तो तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एट वर्ड जहाँ आता है वहाँ क्या आता है? इंस्टेंटेनियस चीज पूछी होती है और उसमें टाइम की सिंगल वैल्यू गिवन होती है, तो वहाँ पे लगाना है तुमने डिफ्रेंशिएशन। और अगर यही क्वेश्चन में तुमसे पूछा होता 4t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, इसका मतलब क्या होता कि तुम्हें क्या निकालना है? करंट। कितने टाइम के लिए? 0 टाइम से लेके 4 टाइम तक, मतलब 0 से 4 सेकेंड के बीच में जितना करंट गया है वो फाइंड आउट करना है। तो इस केस में तुम डिफ्रेंशिएशन नहीं लगाते, इस केस में तुमसे एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब कैसे पता लगेगा? जब यहाँ पे तुम्हें दो ड्यूरेशन की बनेंगी, इनिशियल ड्यूरेशन और फाइनल ड्यूरेशन, तो उस केस में हम लगाएंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इसको एक्सपेंड कैसे करोगे? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, अब क्यू फाइनल कैसे निकालेंगे? ये क्यू की इक्वेशन है, इसमें फाइनल टाइम की वैल्यू पुट कर दो, मतलब 4 पुट कर दो टी की जगह, और क्यू इनिशियल निकालने के लिए टी की जगह 0 पुट कर दो। तो क्यू फाइनल कैसे आ जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 4t, टी की वैल्यू कितनी रखनी थी? 4। और ऐसे ही ये क्यू फाइनल था। क्यू इनिशियल कैसे आएगा? 0 रख के, यानी 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0। इस तरह से दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, टी फाइनल टी इनिशियल वही 4 और 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा केस आएगा दो ड्यूरेशन गिवन होंगी, तो उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? एवरेज का। ठीक है, और जब हमें एट वाली चीज़ दी होगी तो कौन सा आएगा? इंस्टेंटेनियस। तो ये फॉर्मूला किसका है?
इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं चार्ज करंट निकालने के अगर चार्ज वेरिएबल गिवन हो। नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि तुम्हें करंट गिवन हो और तुम्हें चार्ज फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो वो कैसे करोगे? जैसे मान लो करंट की इक्वेशन आ गई t² - 4t। अब ये करंट की इक्वेशन है और तुमसे पूछा जा रहा है चार्ज कितना आएगा। तो देखो फॉर्मूला मेरे पास वही रहेगा dq/dt। अगर चार्ज पूछा जाए तो मैं फॉर्मूला को क्या कर दूंगा, इस तरह से लिख दूंगा I/dt। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो मेरा आंसर आएगा Q = इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। ये एक तरह से फार्मूला बन गया मेरा। ठीक है, ये कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे तुम्हें चार्ज फाइंड आउट करना हो और वेरिएबल करंट गिवन हो। ठीक है, इसकी इक्वेशन गिवन हो मतलब ये वेरिएबल फॉर्म में गिवन हो, टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तब ये लगानी है। ठीक है, टाइम दिए होंगे दो तो वो दोनों लिमिट्स में आ जाएंगे, इनिशियल और फाइनल लिमिट। ये दो वैरायटी में क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, इसका ग्राफ आ सकता है। किसका ग्राफ आ सकता है, आई वर्सेस टाइम का ग्राफ आ सकता है पेपर में। ठीक है, मान लो ये ग्राफ आ गया इस तरह से। ठीक है, अब पूछा जाएगा इस पूरी ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ तक के टाइम में तुम्हारे पास कितना चार्ज फ्लो किया, वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, देखो जब आई और टी का ग्राफ आता है तो उसमें जो एरिया निकल के आएगा, मतलब एरिया अंडर कर्व, वो किसके इक्वल होता है, चार्ज के इक्वल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि आई और टी का जो ग्राफ आता है उसमें जो एरिया अंडर कर्व होता है वो किसके इक्वल आता है, चार्ज के। ये पता कैसे लगता है कि एरिया अंडर कर्व इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, हमेशा ना चेक कर लिया करो कि वाई एक्सिस पे जो लिखा है उसको अगर एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किसी का फार्मूला बन रहा है। अब जैसे वाई एक्सिस पे यहाँ क्या लिखा हुआ था, करंट, एक्स एक्सिस पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइम। हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करते तो किसका फार्मूला बनता है, चार्ज का। ठीक है, और ये जो वाई और एक्स होते हैं ये एक तरह से मल्टीप्लाई करो तो ये एरिया की फॉर्म आती है। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन में आता है कि एरिया अंडर कर्व किसको कहते हैं, वाई और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो ग्राफ में वाई और एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है, जैसे यहाँ पे क्यू आ रहा है तो कैसे निकलेगा, ग्राफ से ग्राफ का एरिया निकाल लो। ठीक है, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये पूरा सेक्शन इसके अंदर जितना आ रहा है एरिया, उसका एरिया जो भी आएगा वो किसकी वैल्यू देगा, चार्ज की। एरिया कैसे निकाल लोगे इसका, ये ट्रायंगल शेप बन गई और उसके बाद ये रेक्टेंगल शेप बन गई, दोनों का एरिया ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एरिया अंडर कर्व किसके इक्वल होता है, क्यू के, किस ग्राफ के, IoT ग्राफ के। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, सेकंड टॉपिक, यह करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी देखो क्या होगी, ये मान लो एक वायर है। ठीक है, यूनिफॉर्म वायर है, इसमें से ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, इस तरह से करंट क्या कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। तो देखो ये करंट जो जाएगा वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास होकर जाएगा, है ना, वायर में से इधर एंटर करेगा और इधर से क्या करेगा, एग्जिट। तो हम क्या कहेंगे, इसकी अगर हमें डेंसिटी निकालनी हो, डेंसिटी देखो क्या होता है वैसे, मास बाय वॉल्यूम, बट यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे कौन सी वाली डेंसिटी है, करंट डेंसिटी। तो वो होती है मास डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी। तो मास की जगह कौन आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और डेंसिटी में डिवाइड में आता है वॉल्यूम। बट यहाँ पे ये करंट जो पास कर रहा है वो इस सर्कल से पास कर रहा है, सर्कल इज 2D। तो 2D का हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो ये I/A का जो रेशियो है वो मेरी क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी, सिंबल आ जाएगा इसका J। ठीक है, ये फार्मूला होता है करंट डेंसिटी का। और वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, इधर वेक्टर J है और इस साइड वेक्टर A है।
ठीक है। तो एरिया वेक्टर राइट साइड में लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, करंट डेंसिटी वेक्टर। यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर करंट है तो एम्पियर होगी, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट किसकी होगी, जे की। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, और देखो यहीं से एक आई का नया फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्या, एक उधर ले जाओ, तो क्या आएगा, जे वेक्टर और ए वेक्टर। अब दो वेक्टर मल्टीप्लाई दो तरह से होते हैं, या तो डॉट या क्रॉस, तो इनमें जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो इसको एक्सपैंड करके हम क्या लिख सकते हैं, जे ए कॉस थीटा। ठीक है, और जब ये प्रोडक्ट होता है तो थीटा किस किस के बीच में एंगल बनता है, जिनका प्रोडक्ट हुआ होता है, यानी जे और ए के बीच में एंगल होगा थीटा। इसमें भी ना एक न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना होता है, मोस्टली टाइम्स जो एंगल गिवन होता है ना, थीटा एंगल, उसको हमें एज इट इज़ यूज़ नहीं करना होता कॉस के अंदर, उसको हमें क्या यूज़ करना होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा करके यूज़ करना होता है। ठीक है, वो देख लो कैसे पता लगेगा। ये वायर आ गई, ये मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें से मेरे को आंसर पता करना है। ठीक है, शेडेड एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट अपना ऐसे ही जा रहा है, तो देखो जो थीटा था यहाँ पे वो किस किस के बीच का एंगल था, जे का और ए का एंगल। अच्छा, जे की डायरेक्शन कहाँ होती है ये भी लिख लो, करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, सेम एज ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट जा रहा है इधर, यानी जे भी कहाँ जा रहा होगा, जे वेक्टर भी इधर जा रहा होगा। अब रह गया एरिया वेक्टर, एरिया बताया हुआ है परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस ये है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये बनती है। ठीक है, तो तुम्हें एंगल थीटा कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, बट पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है एंगल, वो ये थीटा नहीं होता, वो तुम्हें ये वाला थीटा गिवन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये थीटा ना यूज़ करके ये वाला यूज़ करेंगे। वो कैसे आएगा, देखो ऐसा कुछ गिवन होगा, क्वेश्चन की फॉर्म में देख लो इसको। ये करंट जा रहा है, ठीक है, ये वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें से आंसर पता करना है, तो मैं एंगल गिवन है ये वाला 30 डिग्री मान लो। ठीक है, बट तुम रख दो कि 30 डिग्री, वो 30 डिग्री करेगा काम खराब, क्यों, क्योंकि ये 30 तो किसके साथ बन रहा है, इस सेक्शन वाले एरिया के साथ और आई के साथ, बट हमें चाहिए था, आई कह लो इसको, जे कह लो, जे और ए के बीच में एंगल। एरिया वेक्टर तो कहाँ बनने वाला है, इधर परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, तो हमें ये 30 नहीं चलेगा, हमें कौन सा एंगल चलेगा, ये वाला। तो ये कैसे आएगा, 90 में से इसको माइनस करके, तो ये एंगल हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन सा एंगल गिवन है, अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है तो मोस्टली टाइम्स ऐसे गिवन होता है 30 डिग्री की फॉर्म में, तो हमें 90 माइनस यूज़ करके करना होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक, ओम्स लॉ। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म, इसका प्रूफ वगैरह भी होगा, इसका फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, वो फॉर्मूला हम तब पढ़ेंगे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। अभी सिंपल पढ़ लो इसको, क्या होता है ओम्स लॉ, ये कहता है वी जो होता है वोल्टेज वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, कुछ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या आया, आर। आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका खुद का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है 10th में। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अब इसमें आगे जाके तुम्हारे पास इनके फार्मूलाज आएंगे, जैसे रो का खुद का एक फार्मूला होता है और आर का एक प्योर फॉर्म वाला फार्मूला जिसमें रो ना आता हो, जो उसका एक्चुअल फार्मूला हो। ठीक है, और उसी को यूज़ करके हम ओम्स लॉ प्रूव भी करेंगे कि वी इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, अभी सिर्फ फार्मूला फार्मूला पढ़े हैं। और इसमें क्या आता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा।
ये V वर्सेस I का ग्राफ है मान लो, ठीक है, वोल्टेज और I का, तो प्रोपोर्शनल ग्राफ है। तो प्रोपोर्शनल ग्राफ है तो R क्या होनी चाहिए इसकी स्लोप, पहले तो ग्राफ ऐसे बनेगा और स्लोप क्या आ जाएगी इसकी R के इक्वल। पेपर में ये ग्राफ ना उल्टा करके दे देते हैं, यहाँ पे I लिख देते हैं और यहाँ पे V लिख देते हैं, y एक्सिस पे I लिख देते हैं, तो ग्राफ तो वैसे ही बनता है, बट इसकी स्लोप क्या हो जाती है उस केस में रेसिप्रोकल। स्लोप क्या रहती है वहाँ पे 1/r। ये बड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और इसमें एक टर्म आई है हमारे पास रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको रेजिस्टिविटी। इससे मिलती जुलती एक टर्म है कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है। क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फॉर्मूला ये होते हैं इनका, रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा देखो नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट टॉपिक 4th है। तो देखो 4th टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, चाहे 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ठीक है, कैसे भी आ सकते हैं, कंसेप्चुअल भी और थियोरेटिकल भी। तो देखो होता क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले केस समझो, एक वायर रखी हुई है, वायर मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आज़ादी होती है कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब ये किस में अरेंज होते हैं, ये कैसे कर रहे होते हैं मूव, रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब भी ये रैंडम मूवमेंट करते हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी तो है हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, ईच इलेक्ट्रॉन हैज सम वेलोसिटी, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। बट रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है, इतने से स्पेस में एक वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जब रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है और एकदम भीड़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से जो वेलोसिटी आती है, इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसका जब एवरेज निकाल लोगे ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम अरेंजमेंट, वो कितना आएगा, एवरेज निकाल के इसका कैसे निकालोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन U1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन U2, ऐसे करते करते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है UN, सबको क्या करो वेक्टर एडिशन कर दो सबका, और एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये सब सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 0, ठीक है। ये एजम्पशन भी होती है, बाकी समझ लो एजम्पशन की होती है, क्योंकि हम मान के चलते हैं ये वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो हमेशा दूसरा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जो इधर आ रहा होगा सेम वेलोसिटी से, तो उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका कोई ना कोई अपोजिट आ रहा है मूव करके, तो हम कह देते हैं रैंडम अरेंजमेंट में एवरेज कितना आ जाता है 0। अब इससे एक फ़ायदा भी है इसका, ये जो कहना है ये सही भी है, कैसे, अगर मान लो ऐसे वेलोसिटी 0 ना होती तो चार्ज मतलब मूव कर रहे होते, और अभी तुमने पढ़ा है चार्ज मूव करे तो करंट बनता है, खाली वायर पड़े पड़े करंट थोड़ा ना आता है उसके अंदर, है ना, नॉर्मल वायर रखी हो तो उसमें करंट तो आता नहीं, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 है, यानी ओवरऑल चार्जेस मूव नहीं कर रहे, इसलिए रैंडम अरेंजमेंट में एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है 0, ठीक है, ताकि ओवरऑल आंसर जो आए करंट का वो ना आए, वो 0 आए। अब यहाँ पे लिख देते हैं आई, इसकी वजह से क्या होता है 0 हो जाता है स्टार्टिंग में। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी कंडक्टर को, इसी वायर को किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर देते हैं,
किसके साथ? एक सेल के साथ। अब सेल का काम है वोल्टेज प्रोवाइड करना। ये प्लस वाली वोल्टेज है, माइनस वाली, तो मान लो इधर वोल्टेज V है तो इधर क्या आएगी? 0। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V। तो ये वोल्टेज V वाली उठ के कहाँ आ जाएगी? इस पॉइंट पे। और 0 वाली वोल्टेज कहाँ उठ के आ जाएगी? इस पॉइंट पे। तो वायर के क्रॉस आ गया एक पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना। V एक साइड है और 0 एक साइड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और तुम्हें पता है जहाँ डेल्टा V आता है वहाँ पे क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है। तो यहाँ पे बनने लग जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाली साइड से माइनस वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे एक फील्ड आ गई। अब इसके अंदर पड़े हुए थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे पहले कर रहे थे रैंडम मूव, अब सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। फील्ड का काम एक ही होता है, चार्ज पे फोर्स लगाना। तो ये चार्जेस हैं, इन सब पे क्या लग जाएगा? कुछ ना कुछ फोर्स लग जाएगा। वो फोर्स कहाँ लगेगा? नेगेटिव चार्ज है तो उल्टी डायरेक्शन में लगता है फोर्स, है ना, ये पढ़ा हुआ तुमने। तो यहाँ पे लगने लग गया फोर्स। अब एक चीज़ पहले जो रैंडम मूव कर रही थी, ठीक है, जिसको फ्रीडम थी कहीं पे भी जाने की, अब उस पर एक फोर्सफुली उसको कहाँ लाया जा रहा है? लेफ्ट साइड, है ना। फोर्स उस पर कहाँ लग रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो इस बार रैंडम अरेंजमेंट बंद होके एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया। अब कोई भी वेक्टर आपस में कैंसिल नहीं कर पाएगा, और अगर वेलोसिटी कैंसिल नहीं होगी तो आंसर नॉन ज़ीरो आएगा। मतलब इस बार कुछ ना कुछ करंट आएगा, ठीक है, कोई ना कोई करंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि चार्ज सारे कहाँ जा रहे हैं? एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरफ। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फोर्सफुली, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली मूव कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बोल देते हैं कि उनको ड्रिफ्ट करके लाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती लेके आया जा रहा है। ठीक है, और आ रहे हैं मतलब किसी वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला है यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फील्ड ने सारा काम कराया, ठीक है, तो फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो हमें V निकालना है, V को भी हम एक्चुअल में लिख रहे हैं यहाँ पे VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए VD सिंबल यूज हो रहा है। तो VD हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियली वेलोसिटी मतलब सेल लगाने से पहले कितनी आई थी? 0 आ गई थी, है ना। एवरेज हमने देखा है जम्पशन होती है, रैंडम में 0 आंसर आता है। और एक्सेलरेशन देखो कैसे आएगा। देखो इन सब पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है, एक Fe का फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, Q टाइम्स ऑफ E होता था। और Q का फॉर्मूला यहाँ पे कौन से चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स है, तो E लिख दोगे। तो फोर्स की वैल्यू ये आ रही है। और फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया? स्मॉल ई कैपिटल E डिवाइडेड बाय m, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो तुम्हारे पास u भी है, तुम्हारे पास a भी है, और टाइम भी है। टाइम को यहाँ एवरेज टाइम लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी भी तुमने एवरेज वाली ली है। टी का सिंबल अलग से बनाया, टाउ वाला सिंबल बनाया है। क्यों? क्योंकि इस टर्म का नाम है। इसको हम टाइम नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको क्या बोला हुआ है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जैसे ये वायर रखी हुई है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन होने के बाद दोनों अलग अलग जाएंगे और दूसरे किसी के साथ कोलिजन करेंगे। तो बीच में जैसे एक बार कोलिजन हो गया, उसके बाद दूसरा कोलिजन जब होने वाला होगा, तो बीच में जो टाइम बचता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन से हम रिलैक्स कर रहा है, उस टाइम उसका कोई कोलिजन नहीं हो रहा, वो फ्री है उस टाइम। ठीक है, तो वो उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो वाला टाइम आएगा यहाँ पे। तो एक तरह से मेरे पास टाइम भी आ गया। तो देखो तुमने पढ़ी होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन से V आ सकते हैं। तो इक्वेशन लगाई हमने V इक्वल्स टू U प्लस AT, है ना। अब V की जगह मुझे लिखना है VD, U की जगह मेरे को लिखना है 0, A की जगह मेरे को लिखना है E कैपिटल E बाय M, और T की जगह मेरे को लिखना है टाउ एवरेज।
तो ये जो फार्मूला बन के आया वो किसका फार्मूला बन के आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वी डी वेक्टर होता है वेलोसिटी, और इधर से इस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड जा रहे हैं फील्ड से, तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा एक माइनस का। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आया क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फोर्सफुली मूव करवाए जाते हैं, है ना। और फोर्सफुली क्यों मूव करते हैं, फील्ड की वजह से, और फील्ड किसने बनाई है, सेल ने बनाई है। ठीक है, तो सेल की वजह से एक तरह से क्या आ गया, कुछ ना कुछ करंट आ गया। तो ये टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब साथ के साथ यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक और समझ लो, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मोबिलिटी चेंज होएगी, कैसे होएगी, क्या होएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखवाऊंगा। मोबिलिटी देखो क्या होता है, सिंबल होता है इसका म्यू, और एक फार्मूला है बस। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट शो करना, है ना, मूवमेंट की एबिलिटी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यों मूव करे, फील्ड लगाई और मूव करें फोर्सफुली, है ना। और जो वेलोसिटी है उनके पास उसको बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई और किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इनका जो रेशियो आता है, जो दोनों फैक्टर है, वो दोनों फैक्टर किस लिए काम आ रहे हैं, मूवमेंट शो कराने की। तो उनका जो रेशियो आता है उसको हमने बोल दिया मोबिलिटी, वी डी बाई ई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं या कम कर दूं तो मोबिलिटी चेंज होगी। उस केस में मोबिलिटी नहीं चेंज होती। या फिर वोल्टेज को बढ़ा दूं या घटा दूं तो चेंज होगी, नहीं होती चेंज। कैसे, इसका देखो एक और फार्मूला होता है, वी डी का फार्मूला पढ़ लिया तुमने, ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ, और डिवाइड में यहाँ पे मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड और रखा हुआ है। ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कैंसिल। तो मोबिलिटी का एक और फार्मूला क्या बन गया, ई टाउ बाय एम। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या इस फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नहीं आ रही। और इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज होते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब जो मोबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और वोल्टेज के भी। तो अगर इनको चेंज करते हो, इफ चेंज, तो मोबिलिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा टॉपिक आएगा, मोबिलिटी हो गया। मोबिलिटी के बाद देखो क्या आएगा, एक प्रूफ कर लेते हैं, या ओम्स लॉ के प्रूफ से पहले एक टॉपिक और कर लो। बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आई है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या डेरिवेशन है, रिलेशन है एक तरह से, फॉर्मूला है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशन है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से समझना। वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर हमने कुछ सेक्शन को हाईलाइट कर दिया, इतने सेक्शन को, जब पूरी वायर भी कंसिडर कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने लगा रखी है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये सेल से कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ जा रहे होंगे, सारे के सारे इस तरफ। ठीक है, ये मान लो ए रीजन है और ये रीजन क्या है, बी। ये लेंथ इतनी डिस्टेंस कवर करके जाएंगे। ये डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। मैंने यहाँ लिख दिया स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब स्पीड कितनी स्पीड से जा रहे हैं उधर, ड्रिफ्ट स्पीड से, अभी पढ़ा था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और कितना टाइम लगा रहे हैं, मैंने मान लिया कितना टाइम लगा रहे हैं, dt टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, बी से ए पे जाने में। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया बी टू ए। क्यों निकाला है इसको, यूज़ होएगा भी ये। ठीक है, आगे समझ आएगा।
अब देखो मुझे जो फाइंड आउट करना है वो रिलेशन फाइंड आउट करना है आई का और वी डी का। करंट से स्टार्ट करते हैं। करंट का फॉर्मूला मैं पढ़ चुका हूँ, क्या, डी क्यू बाई डी टी, है ना। अब मुझे क्या पता बी से ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो चार्ज कितना गया होगा, जितना 10 इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो मुझे चार्ज पता लग जाएगा, मैं यहाँ चार्ज के लिए पुट कर दूंगा, टाइम को मैंने डी टी मान ही रखा है, तो मेरा आंसर किसका आ जाएगा, करंट का। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे डी क्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कितना चार्ज आ रहा है। तो देखो चार्ज कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। मैंने अभी बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता कर लो, चार्ज अपने आप आ जाएगा। तो देखो एक टर्म होती है एन, ईटा सिंबल वाला एन है ये, ठीक है, सिंबल क्या है ये, ईटा, ठीक है। इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, या इसको बोल देते हैं कई बार नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर डेंसिटी बोल देते हैं इसको। तो है क्या ये, देखो किसके इक्वल होती है, ऊपर आएगा नंबर, किस चीज़ का नंबर, जितने चार्ज है, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डेंसिटी है तो डिवाइड में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्मॉल एन का, ये यूज़ करेंगे। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना, ये फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बी से ए पे गए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन किसके इक्वल आ रहे हैं, वॉल्यूम सीधे उधर जाके एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ईटा के सिंबल से। तो मैंने लिखा ईटा इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, देखो बी से ए जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो वॉल्यूम कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। ये भी तो सिलेंडर ही होगा, सिलेंडर का कुछ पोर्शन है, और सिलेंडर का पोर्शन एरिया, वॉल्यूम कैसे निकालते हो, कोई भी शेप हो, एरिया इंटू लेंथ से निकल जाता है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये सर्कल वाला, इसको मैंने ए मान लिया, तो यहाँ पे भी वही बनेगा ए, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, लेंथ से, बी टू ए, यही तो है इसकी लेंथ जिसको हमने डिस्टेंस वाले में फाइंड आउट करके रखा हुआ है। कितना है वो लेंथ, बी टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो आई और वी डी का रिलेशन निकालना था ना यहाँ पे, आई और वी डी का, तो फॉर्मूला में कहीं ना कहीं से वी डी तो लाना था, तो हमने कहाँ से लाए वी डी, डिस्टेंस वाली टर्म से, ठीक है। अब ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये वाली जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब आगे तो सिंपल है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू जिसको बोल रहे हो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, ई के इक्वल। तो हम करते हैं एन की वैल्यू यहाँ पे पुट, एन ए वी डी डी टी, और साथ में क्या आ गया, ई, ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, डी क्यू की। तो करंट फाइनली कितना आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू की वैल्यू रख दो, एन ए वी डी डी टी इंटू ई डिवाइडेड बाई डी टी दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर जो मेरा आएगा, थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ इसको इस तरह से, वी डी ई एन ए, ठीक है। ये रिलेशन होता है करंट का, याद कैसे रखोगे, इस नाम से, है ना। करंट कितना होता है, वी ना के इक्वल होता है, ठीक है, इतना करंट आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अच्छा देखो ओम्स लॉ का प्रूफ देख लो इसके बाद, प्रूफ किसका प्रूफ कर रहे हैं, ओम्स लॉ का, ठीक है, मतलब वो वी इक्वल्स टू आई आर, ये पढ़ना है हमने। देखो हमने आई का फॉर्मूला अब निकाल लिया,
इसी रिलेशन से होनी थी डेरिवेशन, ओम्स लॉ का प्रूफ, तो इसीलिए मैंने पहले डेरिवेशन कराई है। तो फॉर्मूला क्या आया मेरा, आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए होता है। अब देखो ओम्स लॉ के अंदर एक साइड वी होता है, एक साइड क्या होता है, आई होता है। इसमें आई तो नज़र आ रहा है, वोल्टेज कहाँ से लाओगे। पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ, ये पढ़ा था, है ना। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है ई एन और ए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज की टर्म्स में कैसे लिखोगे, वी होता है ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर को हम लेंथ भी लिख सकते हैं इस केस में, कंडक्टर की लेंथ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे था, उसी लेंथ के अक्रॉस था। ठीक है, तो यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या बनता है, वी बाई एल, तो ये रख दिया इंटू टाउ इंटू ई इंटू एन इंटू ए। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, वी को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी टर्म्स को उधर ले जाते हैं। तो वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम एल बाय एन, ई दो बार है तो ई का स्केयर हो जाएगा, टाउ ए और साथ में आई। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, ओम्स लॉ जैसी फॉर्म में। तो ओम्स लॉ जैसी फॉर्म में कैसे पता लग रहा है, वी की जगह वी आ रहा है, आई की जगह आई आ रहा है, तो ये बची हुई टर्म क्या होगी, आर होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो वही आ रहा है वी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से मेरे को आर का एक फार्मूला पता लग गया। क्या फार्मूला होता है आर का, ओरिजिनल फार्मूला एम एल बाई एन ई स्केयर टाउ ए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला रिलेट करता है रो एल बाई ए से। देखो एल इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब रो की वैल्यू है, ये जो एम वगैरह वाली टर्म है वो किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में रो की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, रो का जो फार्मूला है वो क्या है, एम बाई एन ई स्केयर टाउ। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, एम एल बाई एन ई स्केयर टाउ, ए भी था इसके अंदर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया ओम्स लॉ का। इसके बाद जो आता है वो आता है ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये जो फॉर्म थी ना वी इक्वल्स टू आई, ये स्केलर फॉर्म है। ठीक है, ये क्या अब ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। इसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, समझो किसको, क्या फॉर्मूला आता है मेरा ओरिजिनली, वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ का। अब इनको क्या करो, इनकी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करो कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म आ जाए। जैसे वोल्टेज का ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट करते हो। अब तुम्हें पता है वी और ई क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, और ई होते हैं वेक्टर। तो वी की जगह लिख दो ई की फॉर्म में, तो मैंने लिख दिया ई इंटू एल ना, ई डॉट डेल्टा आर होता है तो उसको ई इंटू एल लिख दिया। करंट, करंट के लिए करंट डेंसिटी बढ़ी थी अभी, जे इंटू ए होता है ना, ये करंट की वैल्यू आ गई। और आर का अभी भी शॉर्ट में फॉर्मूला पड़ा है रो एल बाई ए। रो की वैसे कंप्लीट वैल्यू है बट अभी शॉर्ट में ही। ए क्या हो गया, कैंसिल, और एक सेकेंड यहाँ पे रो ही आएगा, एल क्या हो गया, इससे कैंसिल। तो फॉर्म क्या बन गई, ई इक्वल्स टू जे इंटू रो। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म होगी, यहाँ पे ई वेक्टर है और यहाँ पे जे वेक्टर है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। याद कैसे रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी होती है, ज़ीरो। ठीक है,
जी थोड़ा जी जैसे साउंड करता है, और रो मतलब रो का सिंबल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और देखो रो रेजिस्टिविटी होते हैं, कंडक्टिविटी की फॉर्म में पढ़ सकते हो इसको। कैसे? ई मेरा किसके इक्वल है? जे। और रो को कंडक्टिविटी कैसे लिखोगे? 1/रो। तो यहाँ से जे का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ई। तो ये भी क्या होगी? एक वेक्टर फॉर्म होगी। इस फॉर्म में भी याद रखती है, ये कंडक्टिविटी की फॉर्म है और वो रेजिस्टिविटी में। इसको कैसे याद रखोगे? जेसी नाम से। ठीक है, जे वही जे का सिंबल, एस मतलब सिग्मा और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ओम्स लॉ की कौन सी फॉर्म थी? वेक्टर फॉर्म। इसके बाद देखो क्या आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टॉपिक से बहुत आते हैं। कौन सा टॉपिक है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी, सेम इफेक्ट आता है दोनों के, चाहे रेजिस्टेंस कह लो चाहे रेजिस्टिविटी कह लो, दोनों का टेम्परेचर के साथ सेम इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3 टाइप के मटेरियल के लिए आएगा ये। पहले आएगा कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। कंडक्टर्स के लिए आएगा। अब देखो कंडक्टर में क्या होता है, ये मान लो कंडक्टर बना दिए मैंने, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मेरे को चेक करना है रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, तो मैं लिख दूंगा फॉर्मूला इसका ओरिजिनल वाला, ml/ne² टाउ ए। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर के साथ क्या चेंज नहीं होगा, पहले तो वो देख लो। मास चेंज नहीं होता। ठीक है, और लेंथ और एरिया को मैं चेंज नहीं करने लगा, है ना, डायमेंशंस में आ लगती है। ई², चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। तो देखो आर एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ये दो फैक्टर हैं जो मेन चेंज होंगे टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब देखो चेंज कैसे होंगे। तुमने कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो क्या होएगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टकराएंगे ज़्यादा, है ना। ये वही वायर यहाँ बनी हुई है ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में टकराने ज़्यादा लग जाएंगे। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, है ना, किसी चीज़ को गर्म करते हो तो उनमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा टकराएंगे तो उनको रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा। तो मेरा रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या होने वाली है? अब कम होने वाली है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होने से आर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे हैं? इन्वर्सिव पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है ना, टाइम वाला, ये कंडक्टर्स के अंदर होता है मेजर फैक्टर। मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे सबसे बड़ा फैक्टर जो चेंज होता है वो ये होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अब बचा एन वाला फैक्टर। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको कहते हैं, है ना। तो एन है मेरी चार्ज डेंसिटी कह लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लो। जब हीट करोगे तो ज़्यादा चार्ज नए क्रिएट नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ जाएंगे, जितने उसमें फ्री चार्ज है उतने ही रहेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हैज़ फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, है ना, कंडक्टर के पास ये पहले से ही होते हैं। तो एन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कोई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इसमें बढ़ने नहीं वाले, या बढ़ेंगे भी हीट करने पे 2-3 बढ़ जाएंगे बस, ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं आता। तो मेजर इफेक्ट की हेल्प से हम फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। किन के अंदर? कंडक्टर्स के अंदर। तो इनका एक ग्राफ भी बना लो, चाहे आर कह लो चाहे रेजिस्टिविटी कह लो। किसके साथ है ग्राफ ये? टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीजिंग ग्राफ, बढ़ता हुआ ग्राफ, कि बढ़ रहा है।
इसके बाद जो आता है वो आते हैं मटेरियल सेमीकंडक्टर। ठीक है, कौन से मटेरियल आ रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स। तो देखो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इनमें थोड़ा अलग ही चल रहा होता है। चेक देखो उसी से घटना होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इसमें भी देखने फैक्टर, हमने क्या करा, फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये इंसुलेटर जैसा भी बिहेव करता है और ये कंडक्टर जैसा भी बिहेव करता है। जब टेम्परेचर कम होता है ना, बहुत कम, तो इंसुलेटर रहते हैं। जब तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर कम रखने पे इंसुलेटर बिहेव करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कंडक्टिव जैसा मटेरियल बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एन कैसे चेंज होगा, एन थी चार्ज डेंसिटी, है ना। तो देखो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक नए चार्ज कैरियर आते हैं, उसमें होल्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चार्ज कैरियर निकल के आ जाते हैं, सिलिकॉन के एटम से कह लो या जर्मेनियम से कह लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और होल्स भी। तो मतलब चार्ज बढ़ रहे हैं ना, चार्ज बढ़ रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरी एन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होते हैं एन और आर। दूसरा आया फिर रिलैक्सेशन टाइम की बात। तो रिलैक्सेशन टाइम मेजर फैक्टर नहीं है, ठीक है, वेरी या कह लो इसको चेंज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है बहुत कम चेंज होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, मेन क्या चेंज होता है इसके अंदर, एन, यानी चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये वाला जो फैक्टर है वो क्या हुआ, इसका मेजर फैक्टर। ठीक है, मेजर फैक्टर होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, इसमें टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, या रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, ये फाइनल का कंक्लूजन आ रहा है। और ग्राफ कैसा बनेगा इसका, आर या रो का कह लो किसके साथ, टी के साथ। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा इसका, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, ये डिक्रीज होती है इस वजह से। लास्ट टाइप के मटेरियल आते हैं इसमें, एलॉयज। ठीक है, एलॉयज के अंदर क्या होता है, एलॉयज जैसे नाइक्रोम वायर होगी, ठीक है, एलॉय है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी वही चीज, आर इनवर्सिव प्रोपोर्शनल किसके है, एन के और टी के। इस केस में देखो जो एन होता है और जो टी होता है, दोनों में क्या होता है, सेम चेंजेस आते हैं। मतलब दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ या दोनों घट रहे हैं एक साथ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो सेम चेंज आएगा, तो ओवरऑल चेंज दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, जैसे एन की वैल्यू चाह रही है ये बढ़ेगी, ठीक है, और टाउ की वैल्यू चाह रही है घटेगी। ठीक है, तो ये सेम अमाउंट से चेंज हो रहे हैं, वो जितना बढ़ रहा है ये उतना घट रहा है। तो ये चीज़ उसको बढ़ाने के काम आ रही है, मतलब ये कह लो ये खुद बढ़ रही है, ये खुद घट रही है। तो ओवरऑल इफेक्ट का इनका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, और इफेक्ट इनका नल हो जाएगा तो आर क्या आएगा,
आर कैसा रह जाएगा, आर कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। इसलिए इनका रेजिस्टेंस क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तब भी ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। तो आर और रो का ग्राफ टेम्परेचर के साथ कैसा आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। ये कांस्टेंट ग्राफ आने वाला है इसका। ये टॉपिक था इम्पोर्टेंट। तो ये इनमें से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कौन सा मटेरियल होगा, ये कौन सा मटेरियल होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर्स का क्या होता है, वो सब आ सकता है ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है हमारा अल्फा वाला। अल्फा वाला कौन सा टॉपिक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह लो इसको। सिंबल लगता है इसका अल्फा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कैसे चेंज होने वाला है, ठीक है। बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है तो कैसे घट रहा है। तो मान लो तुम्हारे पास इनिशियली कोई रेजिस्टेंस है आर, इनिशियल रेजिस्टेंस तो इसको आर आई बोल देते हैं, ठीक है। तो आर आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी आर के। अब ये समझो क्या चीज़ है, डी आर का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। तो इस फैक्टर ने बोला कि चेंज इन रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, आर आई के। मतलब इनिशियली जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा उसमें चेंज आएगा। सपोज करो दो वायर हैं, वायर फर्स्ट, वायर सेकंड। ये रेजिस्टेंस देती है 10 ओम का, ये देती है 100 ओम का। तो इसमें जो चेंज आएगा ना, मान लो हीट कर रहे हैं दोनों को 10-10 डिग्री सेल्सियस से, तो इसमें चेंज होके आंसर हो गया 20, उसमें चेंज होके आंसर कितना हुआ 200 हो गया। तो ज़्यादा चेंज किस में आया, उसमें सिर्फ 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें 100 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो मतलब जिसकी इनिशियल वैल्यू ज़्यादा उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ये है कहने का मतलब। तो ये फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकेंड फैक्टर क्या है कि जितना ज़्यादा तुम टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे dt उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अब दोनों फैक्टर कंबाइन कर दो तो क्या आएगा, आर आई डी टी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डी आर के, है ना। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट आया मेरा अल्फा और साथ में क्या उसके आर आई और डी टी। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करके कह लो यहाँ पे रह जाएगा डेल्टा आर और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा आर आई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा जिसमें अल्फा आता है और डेल्टा आर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया। इसके बाद इसी फार्मूला से देखो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी और फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ से अल्फा का फार्मूला निकाल सकते हो, क्या बन रहा है, डेल्टा आर बाय आर आई डेल्टा टी, ठीक है। ये फार्मूला बन गया अल्फा का। और क्या बन सकता है यहाँ से आर फाइनल निकाल सकते हो। जैसे देखो डेल्टा आर होएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल्स टू अल्फा आर इनिशियल डेल्टा टी। क्या करो, आर आई को उधर भेज दो, तो आर एफ का फॉर्मूला क्या बनता है, आर आई प्लस अल्फा आर आई डेल्टा टी। इसमें से देखो आर आई कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये आर एफ का फॉर्मूला आ गया, एक ये बन गया, ठीक है। ये तीन तरह के फॉर्मूले यहाँ से बन सकते थे।
और इस टॉपिक से देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे कि अल्फा का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस किसका सिग्निफिकेंस है, ये अल्फा का। ठीक है, तो इसके साइन से देखो पता क्या लगता है। देखो अल्फा का यहाँ तो साइन आ सकता है पॉजिटिव, या अल्फा हो सकता है नेगेटिव, या अल्फा हो सकता है वैल्यू वाइज 0। अल्फा का मतलब है वो चीज़ कंडक्टर है। ठीक है, तुम कंडक्टर के लिए अल्फा जो रखते हो वो कैसा आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब वो चीज़ सेमी कंडक्टर है। ठीक है, और 0 का मतलब वो चीज़ क्या है, एलॉय। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, वैल्यू आएगी अल्फा की, उसमें साइन से पता कर सकते हो कि कौन से टाइप का मटेरियल है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट क्या रह गया कि अल्फा की यूनिट क्या होगी। यूनिट क्या होगी, देखो डेल्टा आर ओम में मेजर हुआ, ये आर ओम में, दोनों की ओम यूनिट कैंसिल, बची टेम्परेचर की यूनिट। टेम्परेचर की इन्वर्स यूनिट क्या होगी, या तो केल्विन इन्वर्स कह लो या फिर डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। ठीक है, दोनों यूनिट चलेगी। ये टॉपिक था, ये प्रीवियस ईयर बुक का पार्ट 1 कह लो, पार्ट 1 की थ्योरी ओवर होगी है, पार्ट 2 किसके बाद स्टार्ट करेंगे।